आशीष और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, जहाँ लगातार खबरें सामने आ रही थी कि उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग हो रही है। फिर खबर सामने आई कि शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब वहीं पर वो मना करते नजर आए हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अयोध्या में एंट्री हुई है यहाँ पर ठाकरे परिवार की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं कयास लगने शुरू हो गए कि एक बार फिर से शिवसेना और ठाकरे परिवार अब हिंदुत्व की लहर में जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि पूरे देश भर में सभी को मालूम है कि 2014 से जब से मोदी सरकार आई है तब से सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की लहर नजर आ रही है। तो लोगों ने तो ये तक कयास लगाने शुरू कर दिए कि एक यूथ नेता होने के नाते यहाँ पे आदित्य ठाकरे जो है वो बेहतरीन नेता साबित हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो अगर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं तो एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर शिवसेना को हो सकता है। क्योंकि सभी को मालूम है कि शिवसेना जो है वो गठबंधन से बनी हुई है। कांग्रेस का हाल सभी लोग जानते हैं, एनसीपी का कोई खास वर्चस्व अपना नहीं है, लेकिन अगर शिवसेना बीजेपी से हाथ मिलाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेघा हमारे साथ मौजूद है। तो स्वागत है मेघा आपका। जी शुक्रिया। यहाँ पर हम लगातार महाराष्ट्र को देख ही रहे कि किस तरीके से बैक टू बैक एक के बाद एक विवाद लगातार सामने आ रहा है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, जहाँ पर आदित्य ठाकरे और बाकी पूरा ठाकरे परिवार अयोध्या पहुंचा है, जिसके बाद लोगों ने कहा कि हिंदुत्व की लहर में अगर ये लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरीके से शिवसेना को मिल सकता है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि क्या आप ये सोचते हैं कि शिवसेना अगर बीजेपी से हाथ मिलाती है तो यहाँ पे शिवसेना का जो बचा हुआ वर्चस्व है वो अभी भी बच सकता है, या फिर वो भी कांग्रेस की तरह ही पूरे देश भर में ऐसे पिछड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, जहां तक बात है शिवसेना की, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने पहले गठबंधन नहीं किया, जरूर किया है। लेकिन जब इस बार के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से उन्हें गठबंधन करना पड़ा, कहीं ना कहीं इसके पीछे मजबूरी ये थी कि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम बनना चाहते थे और बीजेपी चाहती थी कि उनके पार्टी से कोई सीएम बने, और इस वजह से ये गठबंधन टूटा और रातों रात देखा गया कि शिवसेना जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर जो है सरकार बना लेती है। तो आगे चलकर देखिए, अगर कांग्रेस की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दों पर कांग्रेस बोलते हुए नजर नहीं आती है। लाउड स्पीकर का विवाद हो गया, यहाँ पर देखा गया नवनीत राणा जिस तरह से यहाँ पर हमला बोलते हुए नजर आई शिवसेना पर, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तो सारे विवादों पर कहीं ना कहीं अकेले खड़ी नजर आ रही है अभी शिवसेना। तो आगे चलकर ये गठबंधन जो है, अभी फिलहाल सरकार तो बन गई लेकिन फायदा कुछ शिवसेना को नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में अगर शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्ते ठीक हुए तो जरूर ये गठबंधन हो सकता है, लेकिन शर्त वहां पर यही रहेगी कि जो मुख्यमंत्री होंगे वो शिवसेना की तरफ से ही कोई बनाए जाएंगे। अगर इस शर्त को मानती है बीजेपी तो जरूर ये गठबंधन संभव है आने वाले समय में। तो अगर गठबंधन संभव है और अगर ये शर्त रखी जाती है कि मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से हो, लेकिन हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस थे तो जो कार्यकाल था वो काफी बेहतरीन था, और इसकी तारीफ यहाँ पर नवनीत राणा भी करते नजर आई थी। तो तभी लोगों ने यहाँ पे कयास लगाना शुरू कर दिए थे कि नवनीत राणा भी शायद बीजेपी की तरफ अपना रुख कर सकती है। तो यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं कि अगर जब शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा जरूर नजर आएगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, वहां पर उद्धव ठाकरे फिर से बनना चाहेंगे, और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बैक टू बैक सामने निकल कर आ रहे हैं और खुद से उन्होंने अयोध्या का दौरा करने की सोची, तो कहीं ना कहीं मतलब कि आदित्य ठाकरे को लेकर लोगों के मन में इस तरीके के सवाल ही उठेंगे कि एक यूथ नेता को क्यों ना सीएम बनाया जाए? जी बिल्कुल, जरूर सवाल उठेंगे। और यूथ नेता की जहां तक बात है, आदित्य ठाकरे जो है राजनीति में काफी समय से काफी सक्रिय भी रहे। महाराष्ट्र की कई सारी नीतियों पर जो है उन्होंने बातचीत की है, कई सारे समस्याओं का जो है समाधान भी दिया है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ऐसा नहीं है कि उनकी पकड़ नहीं, उनकी पकड़ है, बाकायदा जनता उन्हें जानती है, समर्थन भी देती है। तो जहां तक बात रही गठबंधन की, तो आगे चलकर अगर बीजेपी पार्टी से गठबंधन होता है तो फिर से यही लड़ाई होगी, इसी बात की लड़ाई होगी कि आखिर जो है सीएम चेहरा कौन होगा। क्योंकि बीजेपी चाहेगी अपना दबदबा बनाना और इस वजह से चाहेगी कि उनके पार्टी से ही कोई सीएम निकले, लेकिन शिवसेना यहाँ पर सीधे मनसा से चल रही है कि अगर पार्टी गठबंधन की भी सरकार बनाई जाएगी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में या तो उद्धव ठाकरे रहेंगे या फिर आदित्य ठाकरे रहेंगे। और आने वाले समय में आदित्य ठाकरे जिस तरह से भी राजनीति में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, उनकी भूमिका काफी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में
हो सकता है कि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ना होकर आदित्य ठाकरे अब मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उतरे महाराष्ट्र की राजनीति में? ऐसा देखा जा सकता है, अगर यहाँ पर पिता मान जाते हैं अगर अपने बेटे को पद देने के लिए, तो हो सकता है कि आदित्य ठाकरे को वो मौका मिल जाए। अगर थोड़ी सी बात यहाँ महाराष्ट्र की सियासत को लेकर ही करते हैं हम, जिस तरह से हमने देखा कि राज्यसभा चुनावों में क्या हाल हुआ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे लगातार कहते नजर आए थे कि हमारी ही जीत होगी, और खबर बीच में ये भी सामने कि शरद पवार के साथ भी खटपट लगातार चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव नजदीक आए, जब 10 तारीख यानी कि 9 तारीख जब सामने आई, तो उसके बाद खटपट यहाँ पे खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है मेघा यहाँ पे कि शरद पवार जिस तरीके से कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के साथ भी बेहद ज्यादा करीबी नजर आ रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं, तो क्या सबसे पहले अब यहाँ पर शरद पवार ही एक कह सकते हैं कि धोखा देते नजर आएंगे उद्धव ठाकरे को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि धोखा देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि काफी अच्छी तरीके से जो है शरद पवार और शिवसेना के बीच जो है सभी चीजें चल रही। संजय राउत की बात करूं तो उन्होंने तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में शरद पवार का जो है नाम सामने रख दिया। उनका कहना है कि शरद पवार जैसे नेता जो है कई सालों में इस तरह के नेता नहीं आए हैं और इतने दिग्गज नेता है वो, और यहाँ पर जिस तरह से वो तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं संजय राउत, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि संजय राउत यहाँ पर शरद पवार और शिवसेना के बीच कुछ खटपट चल रही है। हाँ, राजनीतिक तौर पर मनमुटाव होते रहते हैं और फिर बाद में उन सारी चीजों को भुला भी दिया जाता है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से गुणगान करते हुए नजर आ रहे संजय राउत, मुझे नहीं लगता है कि शरद पवार जो है अभी कुछ बगावती तेवर दिखाएंगे शिवसेना को। देखिए, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि पार्टी में आए दिन एक नया बवाल होता रहता है और उनको सुलझाने के लिए, ताकि पार्टी टूटे ना, यहाँ पर नेता एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार भी हो जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि यहाँ पर अभी गठबंधन में कांग्रेस भी साथ में है शिवसेना के, और जिस तरीके से हम कांग्रेस का हाल देश भर में देख रहे हैं, और अगर लेटेस्ट की बात की जाए जो ईडी का मामला लगातार यहाँ पर कांग्रेस पर एक तलवार की तरह लटका पड़ा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों ने ये तक कयास लगाने शुरू कर दी कि अगर 1% या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहते नजर आए कि केंद्र सरकार पार्टी को खत्म करना चाहती है। तो क्या इस चीज से यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, अभी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, उससे जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां वहां जो है कांग्रेस पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा है। राजस्थान की मैं बात कर लूं तो अशोक गहलोत हिरासत में ले लिए गए, छत्तीसगढ़ की बात कर लूं तो वहां के सीएम भी हिरासत में ले लिए गए। तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई जरूर नजर आ रही है, और गठबंधन से जो सरकार चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब दरार जरूर पड़ चुकी है। तो महाराष्ट्र में भी इसके असर जो है काफी पहले से दिखने शुरू हो चुके थे। जिस तरह से यहाँ पर मुद्दों पर बातचीत नहीं करती हुई नजर आ रही थी, इतने सारे मुद्दे हो गए महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर और एमएनएस को लेकर या फिर नवनीत राणा को लेकर, लेकिन एक बार भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आता है, समर्थन भी नहीं आता है शिवसेना को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये दरार तो पड़ चुकी है गठबंधन में। आगे चलकर ये गठबंधन जो है टिकेगा नहीं टिकेगा, ये भी एक सवाल है। एक आखिरी सवाल यही रहेगा मेरा कि हमने शुरुआत की थी आदित्य ठाकरे के किसी पद को लेकर, किसी जिम्मेदारी को लेकर, अगर गठबंधन होता है तो आखिरी सवाल इसी चीज को लेकर रहेगा कि क्या लगता है कि बीजेपी अब आगे बढ़ेगी, अपना कदम आगे बढ़ाएगी शिवसेना के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है, और या फिर शिवसेना को यहाँ पर झुकना पड़ेगा बीजेपी के आगे, क्योंकि बाकी पार्टियों में तो वो बात है ही नहीं कि यहाँ पर गठबंधन दोबारा से बनाया जा सके। महाराष्ट्र के चुनाव बेहद नजदीक है, तो इस पर क्या राय रहेगी मेघा आपकी कि अगर शिवसेना खुद से झुकती है यहाँ बीजेपी के आगे, तो क्या आने वाले टाइम के जो महाराष्ट्र के चुनाव है उसमें एक बहुत बड़ी तस्वीर, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बीजेपी यही कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की जाए, और इससे पहले भी गठबंधन हो चुका है, गठबंधन टूटा भी है महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का, लेकिन ये राजनीति है, दोस्ती दुश्मनी जो है बदलते रहती है, यहाँ पर रिश्ते बदलते रहते हैं। तो आगे चलकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक बार गठबंधन टूट चुका है तो आगे कभी होगा ही नहीं। अगर सत्ता देखते नजर आती, फिसलते नजर आती है शिवसेना के हाथों से, तो शिवसेना जरूर झुकेगी और बीजेपी के साथ ये गठबंधन बनाएगी। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि झुकती कौन है, शिवसेना या फिर बीजेपी। आम सी बात है कि देखना ये होगा कि झुकती कौन सी पार्टी है। मेघा, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने बहुत सारे सवालों का बेहतरीन जवाब दिया, लेकिन अब देखना आने वाले टाइम में यही होगा कि क्या सच में शिवसेना या बीजेपी के आगे झुकती नजर आएगी। अगर हाँ, तो क्या फिर आदित्य ठाकरे जो यूथ नेता है उनको एक बड़ा पद यहाँ पर मिलता है, नहीं मिलता है, क्या बदलाव होता है, ये देखने लायक होगा। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर, नमस्कार।